हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज जी के एसएसपी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और मैंने आपको बताया था मैं 2000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ आ रहा हूँ, उसमें ये सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है, पहले डाल दिया मैंने, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसमें हम जो फीमेल सुपरवाइज़र का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए ये एमसीक्यूज़ हैं, इसको कर लो। इसके बाद आपको मोर और लेस कोई कमी नहीं आने वाली। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि नॉलेज बताएंगे आपको, हर क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसका करके भी आपको साथ साथ पता लगता रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, इसको रहने दो। पहले ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डू इकोनॉमिस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द पुअर। अच्छा, कौन सा तरीका है जो इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द पुअर? देखो, हमारे इंडिया में भी ना, इंडिया में क्या होता है, जैसे पहले हमारे इंडिया में कमेटीज़ बनती थी, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द पुअर। ठीक है, तो पहले जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में एक कमेटी बनी जिसका नाम था ALAGH, अलग कमेटी। ठीक है, इसने क्या बताया, इसने बताया इंडिया में कि वो बंदा पुअर है जो 2400 कैलोरीज से कम कंज्यूम कर रहा है रूरल एरिया में, और 2100 कैलोरीज से कम कंज्यूम कर रहा है अर्बन एरिया में। देखो, रूरल का ज़्यादा क्यों है? क्योंकि रूरल में जो लोग होते हैं, गांव देहात के लोग जो होते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती हैं। तो हम रूरल की इसलिए ज़्यादा है। कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं ना कि 2100 अर्बन का था या 2100 रूरल, तो ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि रूरल में काम ज़्यादा है, इसलिए रूरल में कैलोरी इंटेक भी ज़्यादा होना चाहिए। तो जिस बंदे का 2400 रूरल में और 2100 अर्बन में इससे कम कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, वो बंदा पुअर था। ये आई अलग कमेटी, ये आई थी 1979 में। ठीक है, 1979 में कमेटी आई थी। ठीक है, उसके बाद इसके बाद एक कमेटी आई, ठीक है, जिसका नाम था लक्कड़ वाला कमेटी। ठीक है, ये आई 1993 में। ठीक है, उसके बाद एक कमेटी आई तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, ये आई 2009 में। ठीक है, ये आई। इसके बाद जो भी मेन इंपॉर्टेंट कमेटी आई वो आई रंगराजन कमेटी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ना कि आप कितने लोग इसको जानते हो, रंगराजन कमेटी। ये बनी थी 2012 में। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आई 2014 में। इस रिपोर्ट में क्या बोला कि वो बंदा हमारे इंडिया में वो बंदा गरीब है जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है 1407 रुपये है अर्बन में, और 972 रुपीज़ है रूरल में। अब यहाँ रूरल में कम क्यों है? क्योंकि रूरल में खर्चा कम होता है, जो चीज़ बाज़ार में, जो शहर में महंगी होगी, वो गांव वगैरह में थोड़ी सस्ती होती है। तो जिसका 972 जिसका पर कैपिटा इनकम है, और जिसकी 1407 से कम है अर्बन में और रूरल में, आप देख सकते हो, वो बंदे गरीब है। तो अभी लेटेस्ट देखा जाए तो किस पे हमारी जो हमारी इनकम है उसके बेसिस हम डिफाइन कर रहे हैं कि कौन बंदा अमीर है, कौन बंदा गरीब है। पहले क्या होता है? कैलोरीज। ठीक है, तो आई होप, देखो मैं इसलिए इतना समझा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद ही आप आंसर दे सको, मैं इस हिसाब से समझाऊंगा। देखो, अब आप क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा मेथड इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द पुअर। देखो, ओनरशिप, एसेट्स एंड ऑक्यूपेशन नहीं, एनुअल इनकम। ठीक है, मैंने ये बताया कि इनकम आपकी इतनी होनी चाहिए, तो इनकम के बेस पे ही कई देश एनुअल इनकम लेते हैं, कई मंथली इनकम लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है, सेविंग्स के बेस पे नहीं होता। ठीक है, कई लोग हैं वो लाख रुपये महीने कमाते हैं, ठीक है, और वो 10,000 बताते हैं। ठीक है, कई बंदा है वो 50,000 कमा रहा है, ठीक है, और वो भी 10,000 सेव कर रहा है, सॉरी ये सेविंग है। ठीक है, और एक बंदा है वो 30,000 कमा रहा है, वो भी 10,000 सेव कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंड कर, सेविंग्स पे हम नहीं डिफाइन कर सकते कि कौन सा बंदा पुअर है, कौन सा बंदा रिच है। तो इसका आंसर क्या होगा? एनुअल इनकम। समझ लगा कि नहीं लगा? इसलिए मैंने कमेटी का वो बताई कि थोड़ा आपको कमेटी का आइडिया हो जाए। क्या पता किसी कमेटी से मैंने पूछ लिया कि पहले क्या होता था, पहले जो इनिशियल कमेटीज बनी थी, जैसे अलग कमेटी है, तो उसमें क्या होता था कि जो कैलोरीज हैं उसके बेसिस पे डिफाइन करते थे। अब लेटेस्ट जो आई हैं वो पर कैपिटा इनकम पे आ रही हैं। तो अगर इनकम है, एनुअल इनकम, मंथली इनकम, ऐसा ऑप्शन आए तो आप उसको उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the main reason behind the poor people in India getting limited economic opportunities? कि हम इंडिया में इतनी ज़्यादा जो पुअर पॉपुलेशन है उसको इतनी कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिल रही हैं? ठीक है, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम लिव इन रूरल, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा भी नहीं है। हम देखो, रिसोर्सेज हर कंट्री में कोई रिसोर्स ज़्यादा होता है और कोई रिसोर्स कम होता है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, उससे हम वो बैलेंस आउट कर सकते हैं, लेकिन ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर है लैक ऑफ स्किल्स एंड बेसिक लिटरेसी।
ठीक है। आपने बहुत सारे इंडिया के इनिशिएटिव्स देखे होंगे जिसमें लिटरेसी पे और स्किल्स पे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वो भी इस पर काफ़ी जो क्या स्कीम्स हैं वो लेके आए हैं। ठीक है, लिटरेसी में तो पहले से स्कीम है, राइट टू एजुकेशन इवन हमारा फंडामेंटल राइट बन गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें अब स्किल्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स आई हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि कौन कौन सी स्कीम्स हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लाई हैं। ठीक है, ओके। इन विच ईयर वॉज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया। तो ये इसका आंसर है। इसका इसमें देखो, इसमें तो आपको गैस लगा नहीं सकते, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। 2004 ये नवंबर की बात है, आई थिंक 14 या 16 नवंबर 2004 को ये लॉन्च हुआ था। इसमें क्या है, जो मार्जिनलाइज्ड पुअर है ना उसको क्या करना है, इंसेंटिसाइज करना है विद फूड। तो आप काम करो और आपको राशन मिलेगा। ठीक है, तो ये था स्कीम में। ठीक है, उसके बाद which of the following programs were initiated by the government of India to improve the food and nutritional levels of the poor in the country। तो देखो कौन सा प्रोग्राम इनिशिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। देखो आपको पहले तो पता होना चाहिए तीनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अब मिड डे मील स्कीम बहुतों बच्चों को पता होगा। देखो अब इस टाइम पे भी आपको इन स्कीम्स के बारे में, बेसिक स्कीम्स हैं, इनके बारे में नहीं पता, देन यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ सिलेक्शन। आपको देखो अभी तक ये सब पता होना चाहिए था। ठीक है, मिड डे मील स्कीम क्या होता है? मिड डे मील स्कीम में नाम से पता है मिड डे मील। जब बच्चे स्कूल जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में तो उनको दिन के बीच में मिड डे उनको मील दी जाती थी। इसके दो रीजन थे। पहला, ताकि उनको बच्चों को अट्रैक्ट करो टूवर्ड स्कूल कि वो स्कूल रेगुलर जाएं क्योंकि वहाँ पे टेस्टी खाना मिलता था। सेकंड, इससे न्यूट्रिशन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है बच्चों की वो पूरी होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पुअर पॉवर्टी इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा जिनकी उनको ज़रूरत है उस एज में, ताकि दे कैन ग्रो अप इन अ गुड ऑन अ गुड टारगेट। ठीक है, तो इसलिए ये दो इसके बेनिफिट्स थे। ठीक है, तो ये मिड डे मील स्कीम होगी। अच्छा, इसके बाद सेकेंड स्कीम क्या थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो देखो इसमें क्या था, इसमें तो एक तो इम्प्रूव करनी थी बच्चों की न्यूट्रिशनल हेल्थ। ठीक है, उसके बाद इसमें रिड्यूस करना था, जैसे स्कूल ड्रॉप आउट है। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट इसको रिड्यूस कर दिया। बच्चों में माल न्यूट्रिशन है, इसको रिड्यूस कर दिया। मॉर्बिडिटी है, मॉर्बिडिटी इसको रिड्यूस कर दिया। देन मॉर्टेलिटी, बहुत सारे बच्चों में मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी में फर्क नहीं। मॉर्टेलिटी होता है सीधा डेथ। ठीक है, और मॉर्बिडिटी होता है जो डिजीज इन्फेक्शन। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो ये था इसमें। और इसमें था जैसे कि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारे स्कूल्स के जो हमारे बच्चे हैं, जो बिल्कुल यंग इन्फेंट्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर साइकोलॉजिकल, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये था। और ये लॉन्च कब हुआ था? ये आई थिंक 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था, 2 अक्टूबर। ठीक है, डेट याद है क्योंकि महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, लेकिन ईयर में थोड़ा ना याद है। 1975 में ये जो स्कीम थी वो लॉन्च हुई। उसके बाद आता था PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो बोलते हैं राशन आ गया, फ्री का राशन आ गया, घर वाले बोलते हैं जहाँ में इस महीने आया राशन, तो वो ये PDS स्कीम है। ठीक है, इसमें फेयर प्राइस शॉप्स खोली गवर्नमेंट ने, और ये कॉन्सेप्ट आया था 1992 में। तो कॉन्सेप्ट बहुत पहले आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया 1992 में। ठीक है, समझ लग गया। अच्छा, मिड डे मील का बताया तो मिड डे मील जो थी वो स्टार्ट हुई 1995 में। ठीक है, समझ लगा। और जो ये स्कीम थी नेशनल फूड और वर्क प्रोग्राम, इसको आगे सब्ज्यूम किया था कौन सी स्कीम ने? मनरेगा ने। ठीक है, मनरेगा कब आई? 2005 में, 2005 में। ठीक है, याद रहे मनरेगा, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी फेमस स्कीम्स हैं। जैसे ये जो है ना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कीम है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कीम्स है ये। ठीक है, जैसे मनरेगा भी है, वो भी समझ आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिट पुअर। तो अभी ट्रांजिट पुअर का कौन पार्ट है? देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो आपको पुअर के बारे में पता होना चाहिए, पुअर कौन होता है। तो सबसे पहले आते हैं चर्निंग पुअर। ठीक है, चर्निंग पुअर, चर्न मतलब आपने देखा चर्न, चटनी को चर्न करते हैं, मतलब घिसता ही रहता है, पिटता ही रहता है। तो वो कभी, ये समझ लो हमारी BPL है, पॉवर्टी लाइन। ठीक है,
ठीक है। ये बीपी नहीं BL है, पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। वो कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर, कभी पॉवर्टी लाइन से नीचे, कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर, कभी पॉवर्टी लाइन से नीचे। जैसे जैसे फार्मर, स्मॉल फार्मर्स, बड़े फार्मर्स नहीं, स्मॉल फार्मर्स है, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स में क्या है, जैसे ही उनका फसल वगैरह कटेगी तो उनकी इनकम, उनके पास इनकम सोर्स आ जाएगा, तो उनकी जो उनके पास पैसे, वो जो होंगे पैसे होंगे वो बढ़ जाएंगे, तो वो क्या होंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा सब पहनेंगे, तो दे आर अब BPL, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे उनका सोइंग का सीजन आया, हार्वेस्टिंग सोइंग का सीजन आया, तो फिर उनको बीज भी लाने हैं, फीड भी लानी है, सीड्स भी लाने हैं, ठीक है। देन और भी उनके जो इक्विपमेंट वगैरह उनके खर्चे, तो ये सब खर्चे जैसे होता है, तो बेचारा एक फार्मर जो स्मॉल स्केल फार्मर होता है ना, उसकी इनकम बहुत ही कम होती है, फिर खाने के भी लाले पड़ जाते हैं कि घरों में भाई, ठीक है। तो वो क्या आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम पे वो स्मॉल फार्मर कुछ टाइम तक वो अच्छे से खर्च रहा था, ठीक है। बोलते ना कभी करें जफ्फे करें तफे, वो वाला साहब है, ठीक है। स्मॉल फार्मर जब पैसा है तो अच्छा खा लिया, अच्छा मतलब ब्रांडेड में ब्रांड, मतलब ये है कि उसका सर पर अच्छा चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे कुछ लेबर होते हैं, सीजनल लेबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कोई ये मंडियाँ लगती हैं, वीट की मंडी लग गई, ठीक है, इसकी मंडी लगती है, तो वहाँ पे काम करने जाते हैं। जब वहाँ पे काम करते हैं तो मंडी में काम अच्छा होता है, तो वो महीने के 30-30 हज़ार भी कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दिन रात काम चल रहा था मंडियों में। फिर ठीक है, वो जो बोरे वगैरह एक ट्रक से लोड करके गोडाउन से फिर अलग दूसरे ट्रक में वैसे जो काम करते हैं वो लोग, ठीक है, तो उनको एक महीने में 30,000 भी कमाते हैं। लेकिन जैसे ही मंडी में काम करना 2 महीने 3 महीने चलता है, उसके बाद इनकी फिर जो इनकम होती है वो नियर अबाउट जीरो रहती है। कई बेचारे फिर घर में दिहाड़ी भी लगाते हैं तो 10,000 15,000 कमाते हैं। तो जब उनकी 30,000 आ रहा था मंथली, फिर वो क्या हो गए, अब BPL, अच्छी दारू पियेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है, दारू भी चिकन खाएंगे। लेकिन जब जैसे ही हो गया 10,000 15,000, तो फिर दारू भी देसी लेंगे और साथ में ये पीनट शीनट खा के टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो मेरा ये ऐसा इंटेंशन है, सिर्फ एग्जांपल्स टू मेक इंटरेस्टिंग एंड सेकेंडली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल, बस और कुछ नहीं है, ये मैं समझने की दारू वारू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया चैनिंग पूर। फिर ओकेजनली प्योर, ठीक है। ओकेजनली प्योर क्या मतलब, ये ओकेजनली प्योर चैनिंग पूर में यही है, ये ओकेजनली प्योर भी कभी कभार प्योर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिच रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डाउनफॉल आ गया या कुछ बैड लक हो गया जिसकी वजह से ये गरीब हो गए, ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रांजिट प्योर। ट्रांजिट प्योर कौन सा होता है, जो इसी में ट्रांजिट करता है, कभी अमीर कभी गरीब, तो ये दोनों बोथ A and B आर करेक्ट, ठीक है, समझ लगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ MPCE। देखो इसमें ये फुल फॉर्म है, मैं बोलूँ BPN की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, या फिर IP की फुल फॉर्म बताओ, तो इसमें क्या रट्टा मारोगे आप, कुछ रट्टा नहीं मार सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद रखना है। इसका मतलब है मंथली पर कैपिटा इनकम, ठीक है, मंथली पर कैपिटा इनकम, ओके। विच आर द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के बिलो मतलब जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो पुअर लोग हैं, उनकी क्या खासियत होती है, ठीक है, वैसे तो होनी चाहिए, लेकिन क्या खासियत होती है। देखो ज़्यादातर गरीब लोगों ने उधार लिया होता है, ठीक है, डेब्ट ट्रैप। क्या होता है, 100 रुपये किसी उधार लिया, ठीक है। देखो जो अभी जो गरीब होता है ना, वो बहुत ही रेयर होता है। अभी तो बैंकिंग सिस्टम इंप्रूव हो गया, लेकिन पहले बहुत रेयर होता था कि वो बैंक्स के पास जाएंगे, क्योंकि इनकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं। तो वो 100 रुपये उधार लेते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट पे, जैसे 20% इंटरेस्ट हो गया, ठीक, एग्जाम्पल चलो 1,000 रुपये ले लो, 20% इंटरेस्ट पे। तो वो क्या होता है, वो सिर्फ महीने में ना, इसका 20% है 200 रुपये हुआ, तो हर महीने 200 रुपये चुका देते हैं, ठीक है। 200 रुपया हर महीने वो चुकाते रहते हैं, मतलब वो इंटरेस्ट देते रहते हैं, लेकिन जो उनके कैपिटल उन्होंने लिए थे वो वापस कर नहीं पाते। तो उस कैपिटल चुकाने के लिए वो और लोन लेते हैं, फिर उसका और इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे ऐसे वो एक डेब्ट ट्रैप में फंसते रहते हैं, मतलब इस जाल में फंसे रहते हैं, और उन पर उधार और बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये भी गरीबी की खासियत है, क्योंकि जो अमीर होगा वो टाइमली पेमेंट करेगा, सब कुछ होगा, और पहले बात तो बैंक से लेगा, ठीक है, किसी नेशनलाइज बैंक से लेगा या मतलब किसी फॉर्मल सेक्टर से लोन लेगा, ठीक है। उसके बाद उसको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसको लोन ही उतना सैंक्शन करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, ओके। देन ये हो गया जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो गरीब लोग होंगे, इलिटरेट होंगे, सबसे पहले उनको इक्वालिटी, जो जेंडर इक्वालिटी है उसमें ये मेल है ये फीमेल है, यही बड़ा कॉन्सेप्ट होगा कि ये काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती, ये यहाँ नहीं आ सकती, ये वहाँ नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी देखो गरीब में होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम गरीब में होती है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद पुअर हेल्थ, देखो गरीब जो होता है वो दवाइयाँ बहुत कम खाएगा, अच्छा खाना बहुत कम खाएगा, न्यूट्रिशन खाना बहुत कम खाएगा, उससे क्या होगा, उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। तो अमीर होगा वो अच्छे हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाएगा, ट्रीटमेंट करवाएगा, अच्छे एंटीबायोटिक्स खाएगा, जो भी टाइम टू टाइम उसको चाहिए वो मिलेगा उसको, ठीक है।
तो ये भी उसकी एक प्रॉब्लम है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये गरीबों में तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। समझ आएगा कि नहीं? ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, रसीक वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो एक रसीक है, ठीक है, हम इसको रसीक रसूक नहीं, हम इसको आर पढ़ते हैं। तो एक बंदा आर, ठीक है, ये आ गया आर, और 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो मैंने बताया कि ऊपर को नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, लेफ्ट साइड वेस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ गया तो यहाँ को ऊपर को जाएगा ऐसे, यहाँ 20 मीटर, ये खत्म हो गया, तो 20 मीटर ये हो गया, ठीक है। देन ही टर्न राइट, तो अब ऊपर को जा रहा था, ऊपर को फेस का मतलब फेस इसका यहाँ होगा, राइट इसका इस साइड होगा, तो राइट को गया इस साइड, और कितना गया 30 मीटर, तो 30 मीटर यहाँ गया और यहाँ पहुँच गया, ठीक है। देन ही अगेंस्ट टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। अच्छा, फिर से राइट, अब इधर को फेस कर रहा था, राइट होगा तो राइट होगा, इधर को फिर से जाएगा राइट, और कितना जाएगा 35 मीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब यहाँ नीचे को देख रहा था, क्योंकि इसी साइड को आ रहा है, नीचे वाली साइड को आ रहा था, ठीक है। तो नीचे को देख रहा है, लेफ्ट जाना, तो लेफ्ट इस साइड होगा, तो कितना मीटर हो जाएगा 15 मीटर, 50 मीटर और क्या फेस करा इस साइड। अब फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर से लेफ्ट टर्न करता है, तो लेफ्ट इसका इस साइड होगा, और ये 15 मीटर फिर से वॉक करता है, तो 15 मीटर यहाँ हो गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। अब कौन सी स्टार्टिंग पोजीशन पहले बताओ, कौन सी, ये स्टार्टिंग है, फाइनल कौन सी, ये फाइनल है, ठीक है। अब उसने बोला है कौन सी डायरेक्शन में कितने मीटर दूर है। देखो, यहाँ से ये गया 20 मीटर, ठीक है, यहाँ से गया 30 मीटर, यहाँ से गया ये पूरा 35 है। अच्छा, तो यहाँ से ये भी 20 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, बताता हूँ मैं पेन से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 20 होगा। क्यों? क्योंकि इसके बराबर ये देखो, ये वाला अगर 20 है तो ये भी 20 होगा। अच्छा, अगर ये 20 है, ये वाला 20 है और ये टोटल 35 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कितना 35, और ये बीच में कितना है 20, तो ये कितना बचा, ये 15 बचा, ठीक है। अब यहाँ 15 है तो यहाँ 15, इसका मतलब ये पॉइंट इसके सामने होगा, क्योंकि ये वाला भी 15 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो ये कितना है 30, अगर ये 30 है, ये वाला जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, ये डिस्टेंस भी 30 होगा, तो 30 ही हो गया। अच्छा, अगर ये 15 है, ये वाला 15 है, तो ये वाला भी 15 होगा, तो ये 15 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये वाला टोटल कितना होगा, ये पूरा टोटल कितना होगा, ये 30 यहाँ से लेके यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 और यहाँ आगे 15, तो 30 और 15 45, तो 45 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। अच्छा, अब स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा ये, और फिनिश पॉइंट क्या है, ये फिनिश पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिश पॉइंट, फिनिश पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट किस साइड है, तो मैंने क्या बताया, जब राइट साइड होता है तो कौन सा होता है, ईस्ट, बताया ना, राइट में क्या होता है, ईस्ट, तो आंसर क्या आएगा 45 मीटर ईस्ट, तो 45 मीटर ईस्ट। समझ लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा तो एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से बता दूँगा, ठीक है। अच्छा, एक बार और मैं बताता हूँ यार, क्योंकि इसमें थोड़ा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है और बच्चों को थोड़ा डाउट हो सकता है। ओके, रसीक वो 20 मीटर्स नॉर्थ, तो यहाँ से ये गया ऐसे और ये आ गया 20 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, अब राइट, तो राइट को जाएगा तो यहाँ पे, तो ये हो गया 30 मीटर, यहाँ से इसने राइट लिया 30 मीटर, अब पहुँच गया यहाँ पे, उसने बोला देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर, तो ये नीचे हो गया और यहाँ से पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है 35 मीटर, यहाँ तक कितना हो गया 35 मीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, अब ये लेफ्ट गया और इसने वॉक कितना गया 15 मीटर और यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15, अब लेफ्ट लिया तो लेफ्ट यहाँ से और यहाँ पे कितना 15 मीटर उसने, तो फाइनली वो आया यहाँ पे। अब उसने पूछा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ और कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन तो पता लगा इसमें, लेकिन डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करना। देखो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 30 ही होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पता करना है हमें, तो ये वाला डिस्टेंस अगर 15 है, यहाँ से ये 15 है तो ये वाला भी 15 होगा, तो ये 15 लिख दिया, 15 मीटर, 30 मीटर प्लस 15 मीटर कितना 45 मीटर। अगर आप सिर्फ मीटर निकालो तभी आप ऑप्शन को एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, तो ऑप्शन से आपका आंसर निकल सकता है, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसे ही करना होगा, ठीक है। जैसे लास्ट में अगर क्वेश्चन कर रहे हो 2-3 मिनट रहते हैं, 1 मिनट रहता है, तो आपको देखो कि ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो आप पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ लगा कि नहीं लगा, बताओ भाई। अच्छा, अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ,
तो ये बंदा नीचे हो गया, तो ये ऐसा आ गया साउथ 4 नहीं 4 नहीं 5 है 5, ठीक है। एंड देन टर्न्स टू द राइट, तो राइट नीचे को जा रहा है तो राइट इधर होगा, ठीक है। अच्छा आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, अब 3 किलोमीटर के बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब और नीचे, तो कितना एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो ये नीचे आ गया, तो ये आ गया 5 किलोमीटर नीचे। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देखो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये है और फिनिश पॉइंट क्या है ये है। अच्छा तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। अच्छा ये वाली डायरेक्शन, अब मैंने आपको प्लस बना लो, ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ वेस्ट, यहाँ ईस्ट, तो ये नीचे ये बीच वाली डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट और साउथ के बीच में, इसको बोल दो साउथ वेस्ट, ठीक है, या वेस्ट साउथ जो भी बोलो, लेकिन साउथ वेस्ट ही बोलते हैं ज़्यादा, तो क्या आंसर आएगा साउथ वेस्ट। अच्छा इसी में मेरे को 2-3 क्वेश्चन और बता दो। अगर बोलो इस साइड तो ये क्या होगा साउथ ईस्ट, अगर इस साइड है तो क्या होगा साउथ वेस्ट, अगर ऊपर गया तो ये क्या होगा नॉर्थ वेस्ट, अगर इधर गया तो क्या होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ और देखो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी आएगा ना ये एरिया, ये होगा नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा ना ये एरिया, ये होगा साउथ ईस्ट, जैसे बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे जैसे कंबोडिया, ठीक है, वियतनाम, ये वाली कंट्री हमारी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है, उसका ये आ गया, तो ये पूरा एरिया ऐसे ना सोचना कि अगर मैंने ये एरो बनाया है तो इधर को, इधर इस एरो को भी, इस एरो को भी, इधर को भी, ये सारे साउथ वेस्ट है, और ऊपर इस साइड इस साइड इस साइड ये सब क्या है नॉर्थ वेस्ट। समझ लगा नहीं लगा, क्योंकि ये दोनों जैसे यहाँ पे ये नॉर्थ था और ये वेस्ट था, तो इसके बीच में जो ये एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि साउथ वेस्ट एरिया कौन सा है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये सारा एरिया जो है ये साउथ वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट, हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स यहाँ पे, ठीक है। फिर साउथ ईस्ट ये आ गया सारा एरिया, फिर नॉर्थ वेस्ट ये आ गया सारा एरिया। समझ लगा नहीं लगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, y इज ईस्ट ऑफ x, तो जो y है एक पॉइंट y ले लेते हैं और एक पॉइंट x ले लेते हैं, x और एक पॉइंट y इज ईस्ट ऑफ x, y x के ईस्ट में है, तो x के ईस्ट में बनाना है, तो x के ईस्ट में y, देखो ना x ये x है तो x का ईस्ट इस साइड होगा, x का वेस्ट इस साइड होगा, x का नॉर्थ इस साइड होगा, x का साउथ इस साइड होगा, तो हमने उस साइड बना दिया, उन्होंने ईस्ट में है तो हमने ईस्ट में बना दिया, ठीक है। y जो है y इज ईस्ट ऑफ x, तो y जो है ईस्ट ऑफ x है। विच इज x, विच अगर विच लगाओ हु लगाओ तो वो इसकी बात कर रहा है सेकंड बंदे की, ठीक है। तो x के आने वाला है, x क्या है, विच इज नॉर्थ ऑफ z, तो x है वो नॉर्थ ऑफ z है, तो x z यहाँ आ जाएगा, z के नॉर्थ में x आ गया, ठीक है। समझ लगा। इफ p इज टू द साउथ ऑफ z, अगर p जो है वो z के साउथ में है तो p z के साउथ में यहाँ पे आएगा, क्योंकि z का साउथ नीचे हुआ है, ठीक है। अगर बोलते नॉर्थ तो ऊपर को होता, अगर बोलते वेस्ट तो लेफ्ट साइड को होता, अगर बोलते ईस्ट तो इस साइड को होता, ठीक है। क्वेश्चन में लग गया, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, तो y की कौन सी डायरेक्शन में p है, तो y ये है, ठीक है। ऊपर को y क्या है नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इस साइड हो गया ईस्ट और इस साइड हो गया वेस्ट। अब से बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ y की कौन सी डायरेक्शन में इज p, तो y की कौन सी डायरेक्शन में p है, तो y की कौन सी डायरेक्शन में p है, इस साइड, तो इस साइड बीच में कहीं भी हो क्या होता है साउथ वेस्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा साउथ वेस्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा नन ऑफ दिस। समझ लगा क्या लगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। कई बच्चे क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में आंसर नहीं होता, बच्चे बोलते हैं नहीं गलत हो गया, मतलब बहुत व्यायाम होते हैं, फिर से करते हैं। y इज इन द ईस्ट ऑफ x, तो ये x है, इसके ईस्ट में y आ गया, ठीक है। x विच इज नॉर्थ ऑफ z, तो x है वो क्या है z के नॉर्थ में, ठीक है, विच इज नॉर्थ ऑफ z। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, तो अगर p साउथ के z के साउथ में है, p साउथ ऑफ z, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, तो p कौन सी डायरेक्शन है y, तो ये इस साइड क्या है वेस्ट है, नीचे क्या है साउथ है, तो क्या आंसर आएगा साउथ वेस्ट। समझ लगा कि नहीं लगा, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड पावर, तो विंड पावर के क्या एडवांटेज है, इजीली अवेलेबल, हर जगह नहीं लगा सकते, ये नहीं है। इट इज़ चीप टू प्रोड्यूस, सस्ती है नहीं भाई, विंड मिल का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये बड़ी ही ज़्यादा महंगी लगती है, विंड मिल बहुत बड़ी होती है, ठीक है। आप जैसलमेर वाली साइड जाओगे ना, वहाँ में देखिएगा
तो ये भी दोनों नहीं है। इट डज नॉट एमिट पोल्यूटेंट्स, बिल्कुल सही, इसमें कुछ भी पोल्यूटेंट नहीं निकलते। आपने देखा पवन चक्की जो बोलते हैं उसकी बोलते हैं विंड पावर, तो वो उसमें कुछ भी पोल्यूटेंट्स नहीं निकलते। इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, तो ये एक डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जगह चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ जैसलमेर, वहाँ बिरान पड़े हुए हैं, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे लगाए हुए हैं, तो बहुत बड़ा लैंड चाहिए क्योंकि इसके साइज भी बहुत बड़ा होता है। मुझे लगता है एक कनाल में 2-3 कनाल में ना एक ही लग सकती है, 2-3 कनाल में बेचारा बोल दिया, कम बोल दिया, मुझे लगता है एक कमा में एक लगती हुई है, ठीक है, 1 हेक्टेयर में एक लगती हुई। ओके, टाइडल पावर प्लांट्स, देखो टाइडल पावर प्लांट्स वो पावर प्लांट्स होते हैं जो किसकी वजह से चलते हैं, टाइड्स की वजह से चलते हैं, नाम से पता लग रहा है टाइडल पावर प्लांट। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एनर्जी ऑफ विंड, नहीं। वेव्स, नहीं, वेव्स क्या होता है, अप एंड डाउन मोशन ऑफ वाटर, ठीक है, उसको वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे पानी जो अपनी जगह ही होता है, ठीक है, लगता है कि पानी मूव कर रहा है लेकिन वेव्स में हमेशा पानी अपनी जगह ही रहता है। उसके बाद फॉलिंग वाटर्स, तो फॉलिंग वाटर तो ये उसका आ गया हाइड्रो पावर का, ठीक है, जैसे डैम से पानी गिरता है उसी को बोलते हैं फॉलिंग वाटर। नीचे टर्बाइन होती है, टर्बाइन जब घूमती है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। तो विंड का तो मैंने बता दिया, विंड का तो हो नहीं सकता, ठीक है। वेव्स भी बता दिया, क्यों नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है टाइड्स। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है टाइड्स, ठीक है। ओके, तो अभी हम करते हैं ये क्वेश्चन। The distance of 900 km by road between Bombay and Jafra will be reduced to 280 km by sea. This will lead to saving of rupees 9.792 crore per annum on fuel. तो इसने बताया कि 900 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, बाई रोड है, और अगर हम उसको समुद्र से करें तो वो रिड्यूस हो जाएगा, सिर्फ 280 किलोमीटर रह जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से 7.92 करोड़ पर एनम बचेगा, हर साल बचेंगे 7.92 करोड़, ठीक है। तो अभी ये स्टेटमेंट है, अब इसको सच मानना है, बचे भाई नहीं बचे, डिस्टेंस कम हो भाई नहीं हो। आप ज्योग्राफी का मैप देख लो और वहाँ पे एक्चुअल में तो ये होगा ठीक, लेकिन आप देखो ज्योग्राफी के मैप में कि यार नहीं तो ये तो ज़्यादा है या ये तो कम है, तो ऐसा कुछ नहीं। आपने स्टेटमेंट को अब मान लेना कि सच है। जैसे आप गीता, कुरान, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव जो आपकी जो होती है होली बुक होती है उसको सच मानते हैं, वैसे आप इसको सच मान लेना। अच्छा, अब कंफ्यूजन में देखो, ट्रांसपोर्ट बाई सी इज चीपर देन दैट बाई रोड, तो समुद्र से ट्रांसपोर्ट करना वो सस्ता है रोड से ज़्यादा, ठीक है। तो देखो आपने इसको देखना है कि स्टेटमेंट में कहाँ लिखा हुआ। देखो कभी कोई डायरेक्ट लिखा होगा, कभी कोई इनडायरेक्ट लिखा होगा। देखो अगर हम समुद्र के रास्ते जाएं तो हमारा पहले डिस्टेंस कितना 280 किलोमीटर कम हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फ्यूल बच रहा है 7.92। अभी फ्यूल क्यों बच रहा है, पैसा क्यों बच रहा है, तभी बच रहा है क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ती है, ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा वेरीफाई होता है। फ्यूल मस्ट बी सेव टू ग्रेट एक्सटेंड, तो यहाँ पे भी इंडायरेक्टली ये हो रहा है कि फ्यूल, ये क्यों डिस्टेंस हमें क्या दूसरी डिस्टेंस कम करने की, इसीलिए क्योंकि उन्होंने बताया, ये देखो सेकंड पॉइंट, क्योंकि दिस विल सेव लीड टू सेविंग ऑफ 7.92 करोड़ ऑन फ्यूल, उसकी सेविंग होगी फ्यूल की, और वही सेकंड पॉइंट में है कि फ्यूल को सेव करना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो अगर एक और चीज़ होता है, अगर यहाँ होता है दिस विल लीड टू सेविंग ऑफ 72 आवर्स, ठीक है, तो फिर अगर ये स्टेटमेंट होती तो हम इसको पूरी तरह वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये बताया कि उसकी वजह से हमारा फ्यूल जो है वो सेव हो रहा है, और फ्यूल को ही सेव करना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी यहीं से बता रहा है, क्योंकि लास्ट में बात किसकी आ रही है, फ्यूल की, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि टाइम बचता है या कुछ बचेगा, फिर हम अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि देखो डिस्टेंस हम कम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्यूल बच रहा है, ठीक है, और दूसरा पैसा बच रहा है। तो यहाँ पे पैसा बता दिया, यहाँ फ्यूल बता दिया, तो ये दोनों बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है, समझ लगेगी नहीं लगी। अच्छा, अभी आ गया, द टीवी प्रोग्राम्स टेलीकास्ट स्पेशली फॉर वुमेन आर पैक्ड विद अ वैरायटी ऑफ रेसिपीज एंड हाउस होल्ड हिंट्स। तो जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं स्पेशली वुमेन के लिए, ठीक है, उनमें ज़्यादातर क्या होता है, रेसिपीज होते हैं और हाउस होल्ड के हिंट्स होते हैं। अ मेजर पोर्शन ऑफ मैगजीन्स फॉर वुमेन, जो वुमेन के लिए मैगजीन्स होते हैं उसमें सिर्फ यही 2 आइटम होती हैं, मतलब खाना वाना कैसे बनाना और घर का काम कैसे करना, ठीक है, समझ लग गया, ठीक है। मोस्टली देखो इसमें क्या लिखा है, टीवी प्रोग्राम टेलीकास्ट स्पेशली फॉर वुमेन आर पैक्ड विद वैरायटी ऑफ रेसिपीज एंड हाउस होल्ड। अ मेजर पोर्शन ऑफ मैगजीन, सारी की सारी नहीं, मेजर पोर्शन, हर वर्ड का मतलब है, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स,
ठीक है। तो ये सीधी देखो इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब आएगी ना, वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, देखो यहाँ पे अगर लिखा होता ना वुमेन मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, तो हम मान भी जाते हैं कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वुमेन और किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, सीधा एक इतनी क्लियर स्टेटमेंट कि बिल्कुल ही जैसे होता है ना कि बंदे जैसे लेट्स सपोज एक स्टेटमेंट है कि जो बंदे हैं वो डिफेंस में जाता है, ठीक है, डिफेंस में बंदे ज़्यादा, तो लिख दो कि जो मेल्स हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स, बिल्कुल ही सीधा, तो वो गलत है। या फिर ऐसे लिखो मेल्स आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन डिफेंस, तभी मान सकते हो। मेल्स आर मोस्टली इन्वॉल्व, मेल्स आर रेयरली इन्वॉल्व इन एनी अदर थिंग्स, तभी हम स्टेटमेंट ट्रू मान सकते हैं। लेकिन सीधा लिख दो कि नहीं भाई और किसी बिल्कुल ही नॉट, कि कुछ और इंटरेस्टेड नहीं है, जो फीमेल्स है वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। अच्छा सेकेंड, एन एवरेज वुमेन, अब देखा आगे ना एवरेज वुमेन कि एक औसतन जो औरत है उसका प्राइमरी इंटरेस्ट लाइज इन होम एंड स्पेशली इन द किचन, कि उसका ज़्यादातर ध्यान घर में रहता है, घर में भी किचन में, तो ये बात हम मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी वही लिखा है, तभी वो टेलीकास्ट करते हैं सिर्फ हाउस होल्ड रेसिपीज़ और जो घर का काम होता है और जो रसोई काम होता है, ठीक है। और मैगजीन्स में ज़्यादातर जो लार्ज चंक ऑफ पोर्शन है उसमें सिर्फ यही 2 आइटम्स होती हैं, तो इससे पता लगता है कि जो एवरेज से ज़्यादा, अगर एवरेज से ज़्यादा भी है वो वुमेन्स इन 2 चीज़ों में इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये 2 चीज़ें इनमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर सीधा बोला था कि ऑल वुमेन्स, यहाँ लिखा था एंड एवरेज ऑल वुमेन्स प्राइमरी इंटरेस्ट लाइज इन, तो ये भी गलत था, ठीक, समझ लग रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड, ये ट्रू है, तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस, समझ लगेगा, ठीक है। तो चलो गाइस इस वीडियो रखते हैं इतना ही। ये स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो रखते हैं इतना ही। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।